हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज इस वीडियो में आप फिर से आप लोग लेके आए क्लास 12 का चैप्टर नंबर जो आपको होगा चैप्टर नंबर भाग 2 का दिगंत भाग 2 का आया है। जो कक्षा 12 का हिंदी आप लोग लेके आए संपूर्ण क्रांति का। आज इस वीडियो में आप लोग को हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग बता दें कि पहले कि ये मैथ वाला क्लासेस पे आप लोग को हर एक क्लास 12 का हिंदी का संपूर्ण तैयारी कराई जाती है और यह क्लास 10th और 12 दोनों का होगा। और इसमें हम बता दें कि मेरा परिचय आप लोग बखूबी जानते हैं कि मैं वीरेंद्र सर हूँ, कि मैं मैथ वाला क्लासेस में आपका पूरी जो है इसका हिंदी पूरी क्लास का जिम्मेदारी मैं लिया हूँ और इसको बच्चे को बड़े अच्छे तरीका से और एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को हम ये हिंदी का जो संपूर्ण तैयारी अच्छी से करा देंगे। तो आप लोग को बिना देर किए हुए चलिए इस वीडियो में आप लोग को हम बताते हैं संपूर्ण क्रांति का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले जो मेरा वीडियो इस लेक्चर का जो पार्ट 3 आया है, जो आपको बता दें कि पार्ट 1 में बताया था आप लोग को लेखा का परिचय, उसके बाद उसका जो चैप्टर का जो सारांश है वो आपको बता दें पार्ट 2 में। और ये थर्ड जो है जो आपको वीवीआई जो क्वेश्चन जो है जो आपको बोर्ड एग्जाम डायरेक्ट कराने की गारंटी लगी, जो आपको ये आज क्वेश्चन कराएंगे। मात्र 5 क्वेश्चन आपको लेके आए हैं, इसे और क्वेश्चन बनाएंगे लेकिन अगले वीडियो में। इससे बता दें कि चलिए बिना देर किए हुए आप बताते हैं ये चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए आप लोग पहला क्वेश्चन जो आपको आया थे जो है पहला है संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति से क्या अभिप्राय है? संपूर्ण क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो आज आप लोग को बताने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर देखिए ध्यान से, बहुत ही आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना हो सकता है कि संपूर्ण क्रांति से आप क्या अभिप्राय है, संपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं, संपूर्ण क्रांति जो आपको चैप्टर है उसमें आपको क्या व्याख्या किया गया, क्या चीज को बताया, किस चीज का जिक्र किया गया है, तो वही आपसे प्रश्न किया है तो आपको जवाब देना है। क्या आंसर देखिए कहता है संपूर्ण क्रांति से अभिप्राय समाज, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, प्रशासन और व्यक्ति के जीवन में व्यापक एवं सकारात्मक परिवर्तन है। मतलब कहा जाए कि हमारे जो संपूर्ण क्रांति जो चैप्टर है इसमें आपको यही बताया गया है कि जो समाज के अभिप्राय जो होता है सो और राजनीतिक क्षेत्र में जो नेतागिरी जो होता है उसमें और अर्थव्यवस्था के बारे में भी आपको कुछ जिक्र किया गया। और सबसे फोकस समझिए कि शिक्षा, संपूर्ण क्रांति के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था और समाज के संपूर्ण परिवर्तन को पक्ष रखते हैं। मतलब कहा जाए कि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जब बोल रहे हैं कि भाई हमारे जो सत्ता परिवर्तन कहता है कि कोई सत्ता बैठा हुआ तो उसको सत्ता का हटाकर दूसरे को परिवर्तन कर देना, तो ये संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ये सोच नहीं था। ये सोचता कि सत्ता परिवर्तन के साथ साथ क्या होना चाहिए बल्कि पूरे व्यवस्था पूरे समाज का जो पूरा परिवर्तन होना चाहिए कि समाज जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, समाज जो भी चीज हो रहा है वो सारी चीज को समाप्त किया जाए। मतलब जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको मतलब नया समाज के कौन? जयप्रकाश नारायण जी। ये इस चैप्टर में बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आपको कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान क्यों किया। मतलब ये संपूर्ण क्रांति जो हुआ था इसका आह्वान क्यों करते हैं कौन? जयप्रकाश नारायण जी। तो देखिए कह रहा है इसका आंसर हम बात करेंगे कि देश में भ्रष्टाचार बेरोजगारी, महंगाई यानी कि सामाजिक असमानता और राजनीतिक अव्यवस्थाओं जैसी समस्याएं बढ़ रही थी। हमारे देश में पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ था। उसके बाद साथ साथ क्या था, महंगाई पूरी मार खा रही थी, महंगाई पे महंगाई सब चीज हो गया था। और सामाजिक में जो समाज में जो लोग रह रहे थे उसको असमानता देखा रहा था। तो इसलिए यहाँ पे कौन? यहाँ जयप्रकाश नारायण इस संपूर्ण क्रांति को आह्वान करते हैं और उसका ये कह रहा है कि समस्याओं का दूर करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। मतलब हमारा जो होगा जो लोकतांत्रिक पर जोर दिए थे, मतलब लोकतांत्रिक हमारे देश को लोकतांत्रिक के माध्यम से चलने वाले देश के बारे में यह बता रहे हैं संपूर्ण क्रांति के माध्यम से कौन? जयप्रकाश नारायण ने। इसीलिए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे कौन? जयप्रकाश नारायण जी ने। ये समझ आपको आना चाहिए। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन में बता रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। मतलब क्या ये समझिए कि संपूर्ण क्रांति जो हुआ था उसका मेन जो क्षेत्र हो रहा है कौन कौन क्षेत्र है, कौन कौन क्षेत्र प्रमुख जोड़ दिया गया इसके बारे में देखिए। आंसर इसका होगा कि संपूर्ण क्रांति के प्रमुख क्षेत्र है। मतलब एक नहीं बहुत सारा क्षेत्र हो सकता है। तो प्रमुख क्षेत्र क्या होता है? जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक था। मतलब ये क्या है? ये संपूर्ण क्रांति का क्षेत्र है। मतलब सभी क्षेत्रों में सुधार करके समाज में वास्तविक परिवर्तन लाया जा सकता है। तो सिंपल सी बात, हम लोग का जो राजनीतिक क्षेत्र जो सुधर जाएगा
तो ऑटोमेटिक है कि हमारे समाज के लोग क्या हो जाएगा, अच्छा से जिएगा और सब परिवर्तन हो जाएगा। तो सामाजिक आर्थिक यानी कि सामाजिक जो समाज में जो भी हो रहा है भ्रष्टाचार अत्याचार हो रहा है, इसको भी क्या कर जाए लोग ध्यान देना चाहिए। और आगे क्या कि जो शैक्षिक जो है, शैक्षणिक जो है वो भी देना चाहिए, बौद्धिक और आध्यात्मिक अपने आप पे धरना होगा। समाज तब सुधरेगा हम आप सुधरेंगे तो ऑटोमेटिक है कि समाज अपने आप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि इससे प्रमुख संपूर्ण क्रांति के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति का प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है, राजनीतिक हो गया, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक हो गया और सांस्कृतिक शैक्षणिक हो गया बौद्धिक। यही सारी चीज क्या है कि समाज के सुधारने में क्या होता है, परिवर्तन लाया जा सकता है इसी के माध्यम से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में है तो पूछ रहा है आपसे कि जयप्रकाश नारायण युवाओं से क्या अपेक्षा करते हैं। देखिए जयप्रकाश नारायण पूछ रहे हैं कि जो आने वाली जो पीढ़ी जो युवक है ना, युवक जो है जो आने वाले युवा है उससे वे क्या अपेक्षा कर सकते हैं, वो देश के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए कैसे कारोबार संभाल सकते हैं, देश की बागडोर कैसे संभालेंगे, वो जयप्रकाश नारायण इससे आने वाली पीढ़ियों से युवाओं से क्या करते हैं, अपेक्षा जता रहे हैं। तो देखिए क्या है आंसर बता रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण जी युवक से क्या अपेक्षा करते हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तब आंसर आप लोग दीजिएगा कि जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि युवा देश की समस्याओं को समझे, यानी कि सही बात है जो हमारे आने वाली पीढ़ी जो होगा, जो युवा होगा, वह देश में जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, जो भी समस्या आ रहा है, वह सारी समस्याओं को समाधान करे वो युवक माने युवा ही संभालेंगे, आने वाली पीढ़ी ही संभालेंगे। कहता है अन्याय और भ्रष्टाचार का विरोध करे तथा समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाए। यानी कि यही कह रहा है कि समाज में जो भी आपको समस्याएं हो रही है, समाज के जो नया निर्माण समाज बनाएगा, नया न्यू समाज के जो प्रज्वलन करे तो वो कौन करे, वो नवयुवक ही करे। मतलब उसे क्या करे, मतलब ये अपेक्षाएं कर रहे हैं कौन, जयप्रकाश नारायण जी कर रहे हैं कि वे युवाओं को अनुशासित, मतलब जो नया जो युवा है उसको पहला बात क्या चाहिए, अनुशासित होना चाहिए उसके अंदर। उसके बाद ईमानदारी और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करते थे। यानी कि जो नवयुवक से जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं कि जितना भी नवयुवक है वो सारे क्या करें कि वो अपने अनुशासित बने, मतलब क्या करें, ईमानदार बने, उसके साथ साथ जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए कि आपके ऊपर जो भी जिम्मेवारी बनाया गया है, ठहराया गया, उस पर पूरी तरह से उसकी जिम्मेवारी को आप लोग माने। तो इससे क्या करते थे, प्रेरित करते थे, प्रेरित करना चाहते थे जो आने वाले नवयुवक जो आने वाली पीढ़ी जो नवयुवक होते हैं उनको प्रेरित करते हैं। वो जयप्रकाश नारायण जी ने ये प्रश्न के माध्यम से यही अपेक्षाएं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जवाब यही चीज को आप दे सकते हैं एकदम इजी से। आगे देखिए संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। भाई संपूर्ण क्रांति जो हुआ इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, तो इसके बारे में बताया गया। इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। क्या है, देखिए यहाँ पे कहता है संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करना था जिसमें क्या हो कि न्याय समानता क्या हो, जिसमें न्याय हो, समानता हो, स्वतंत्रता हो और लोकतंत्र और नैतिकता का सम्मान हो। यानी कि भाई जो संपूर्ण क्रांति का एक ही मकसद था कि उद्देश्य यही था कि जो भी समाज मतलब कि जो भी संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य ऐसी व्यवस्था के लिए स्थापित किया कि जिसमें क्या मिलना चाहिए, व्यक्तियों को न्याय मिलना चाहिए, करना चाहिए, समानता मिलना चाहिए और स्वतंत्रता मतलब वो पूरी तरह से आजाद हो। ठीक है, वैसा होना चाहिए और लोकतंत्र देश हो ऐसा हो, लोकतंत्र यानी पूरी जनता के द्वारा चलाएगा पूरा चीज होगा, ऐसा वो लोकतंत्र जानते थे। कौन संपूर्ण क्रांति के मुख्य उद्देश्य था जो जयप्रकाश नारायण लिखे थे। आगे कर रहा है कि नैतिकता माने कि जो भी उनका है अपना ही कुछ नहीं होना चाहिए, सबके हिस्सेदारी होना चाहिए। ठीक है, नैतिक बनना चाहिए, सम्मान सबको मिले, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति का सम्मान बहुत ज्यादा मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। ऐसा देखना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जो क्या होना चाहिए, पूरी सभी चीज को क्या हो, सम्मान इज्जत मिले, ऐसा होना चाहिए। पता है उसका यही लक्ष्य केवल सरकार बदलना नहीं, मतलब होता है कि सरकार को बदल दीजिए बाकी सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार बदल सकती है, सरकार के बदलने के साथ साथ आपको देश की हर एक जनताओं को, हर एक युवाओं को, हर एक आने वाली पीढ़ियों को सब चीज को क्या हो परिवर्तन ही करना पड़ेगा, तब जाके हमारा देश क्या हो जाए, एक अच्छी देश, एक विकसित देश बनने की संभावना हो सकती है। ठीक है, यही कह रहा है जब कहना है कि नहीं ऐसा इसका सोच नहीं था कि केवल सरकार के बदलने से ही बल्कि व्यक्ति और समाज का जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं। मतलब व्यक्ति कैसा नहीं है कि मतलब वो सरकार बदल जाएगा और अपने आप क्या सब चीज सही हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो चाहते थे कि सरकार के साथ साथ पूरी जनताओं को अच्छी तरह से क्या हो जाए,
बताना चाहिए। तो आपको बता दें कि यही 5 क्वेश्चन आप लोग को हम लेके आते संपूर्ण क्रांति का। संपूर्ण क्रांति का 5 आपको बीबीआई क्वेश्चन था जो लघु प्रश्न होगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। तो आपको आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन आपको बड़े जरूर टकराएंगे और आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप जरूर पढ़ लें और अच्छी तरह से याद भी कर लिया जाए। तो आप लोग को थैंक यू इस वीडियो में, और आप लोग को अगला वीडियो में फिर लेके आएंगे इसका थोड़ा डीप क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि ऐसा जो क्वेश्चन है आप लोग को कैसा महसूस अच्छा लग रहा है। तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कर लें, सबसे पहले जब वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू।